अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट जो फर्स्ट बायोकेमिकल है जिंदगी के लिए उसके विषय में बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि कुदरत के शुरू होने से पहले सृष्टि में सब कुछ बना था। जो सबसे पहला पदार्थ है वो मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं जो सृष्टि में बनता है और वहां से ऊपर नीचे आकर आता है। जो पहला चीज है कपिल वृक्ष है, ऊपर से नीचे लाने की प्रतिक्रिया मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं कि जब मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, वो नीचे आकर सृष्टि को निर्माण के लिए नई जिंदगी शुरू हो जाती है। अब उनका नीचे आना और जमीन पे आना ये इंद्र भगवान के माध्यम से कहा जाता है। जब पानी और रेन गॉड के कहा जाता है, ऊपर से नीचे आए हैं, यही डिसेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स हैं। और साथ में डिवाइन एनर्जी आर्गन 40 हो, नियॉन 21 हो, हीलियम 4 भी सृष्टि से ही नीचे आए हुए हैं। अब आ जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस। अब सूरज भगवान की रोशनी में ये वृक्ष, कपिल वृक्ष जो पहले उल्टे थे, अब जमीन पे आके लगे हैं। तो अब इनकी जड़ें जो हैं वो भूमि पे हैं और पत्ते सूरज की भगवान है, वहीं से कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हो जाते हैं। ये पहला स्टेप है। अब आते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री का जेनेसिस है वो एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सृष्टि से बने हैं, प्लांट किंगडम में ही बने हैं, वही दिखाने की कोशिश करना। मिनरल किंगडम ऊपर से नीचे आई है और भूमि पे आने के बाद जहाँ पे प्लांट्स बनना शुरू हुए, जो सृष्टि के आगे ले जाने के लिए पहला प्रतिक्रिया कहीं जो कोशिश कीजिए, ये शुरुआत उसी से होती है। अब आते हैं, अब मैंने जैसे कहा कि डिसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऊपर से आना है और उसके बाद प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, सूरज भगवान की रोशनी से आती है। तो 6 कार्बन और 6 वाटर मिलकर ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बन जाते हैं, जिससे भूमि की जो शुरुआत थी वो 97 कार्बन डाइऑक्साइड थी, अब बदल कर वो ऑक्सीजन 21 पे आ गई है और नाइट्रोजन 78% पे आ गई है। ये परिवर्तन भूमि में हुआ है फोटोसिंथेसिस के कारण। अब फोटोसिंथेसिस के बाद जब वो वृक्ष फ्रूट बनाते हैं, फल बनाते हैं, ये सब्जियां बनाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों एनिमल सेल जो ह्यूमन सेल्स हैं, मानव के सेल्स हैं, उसे लेते हैं तो उसमें से रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन का मतलब कि ऑक्सीजन ली है, पहले तो लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं, बट सेल जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको मतलब ऑक्सीजन और ग्लूकोज इकट्ठे होकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाती है। ये एक वो विषय मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सृष्टि ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को नीचे दिया था, प्लांट ने उन्हें ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल दिया सूरज भगवान की रोशनी से, और हमने उसी कार्बन ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल दिया है, ताकि ये सृष्टि का संतुलन हमेशा बना रहे। शुरुआत कार्बन डाइऑक्साइड से है और अंत में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बन जाता है। बाकी प्रतिक्रियाएं बीच में आ जाती हैं। ये कुदरत की चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ और ये सब दिव्य के आधार से ही मैं समझ पाया हूँ, अखंडता के आधार पर ही समझ पाया हूँ। अब आते हैं कि जब क्रिएशन की स्टेजेस शुरू हुई थी, तो शुरुआत में ए सेक्सुअल क्रिएशन है। अब इसमें मैंने बनाना और ऑनियन की 2 एग्जांपल दी हैं। उसका कारण ये है कि जैसे बनाना हो, केला हो या ऑनियन हो, दोनों में 10 स्टेजेस की शक्ल देखी जाती है। नीचे की पिक्चर दोनों देखिए, बनाना में भी 10 लेयर्स हैं और ऑनियन में भी 10 लेयर्स हैं। ये संतुलन है, ये दिखाने के लिए कि 10 स्टेजेस डेवलपमेंट हैं और ये ए सेक्सुअल में ही शुरू हो गया था। आप जस्ट नीचे देखेंगे कि भूमि में आपने बनाना डाला है और उसमें से एक वृक्ष निकला है। वृक्ष निकलने के बाद उसमें से फ्रूट निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं। सब कुछ आने के बाद साथ में ही बाजू में 2 और न्यू लीफ निकल जाते हैं, जिससे नया प्लांट बनता है, जिसके आगे ए सेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ये दूसरा स्टेप है।
आप जाते हैं कि इस सब शुरुआत स्पोर से शुरू हुई थी। आप इसी पिक्चर को जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया की है, कैसे गैमेटिक स्पोर्स आगे जाकर एक शक्ल लेते हैं, फिर उसमें से मेल और फीमेल एंजियो स्पर्म और ओवम बन जाते हैं, फिर वो कैसे मिलके एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नया ट्री बना के उसमें फूल फ्लावर लाकर नए स्पोर्स की जो प्रतिक्रिया है, इसमें साफ शब्दों में नजर आ जाती है। ताकि स्पोर से शुरू हुआ था जो एसेक्सुअल था, फिर वो सीड बन जाते हैं, सीड बनने के बीच में मेल और फीमेल आ जाते हैं और सीड में आगे जाने की क्षमता बढ़ जाती है। ये एवोल्यूशन में समझाने की कोशिश कर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। जब सीड आगे है उसे हम भूमि में डालते हैं, पानी देते हैं और ऑक्सीजन होती है, जब गर्मी होती है। ये ध्यान में रखना है कि अब मैं अग्नि की बात कर रहा हूँ जो वेद में सबसे ज्यादा है। जब अग्नि की बात होती है तो तीन चीजों का होना जरूरी है कि एक तो फ्यूल होना चाहिए जो सीड में है, दूसरी ऑक्सीजन है और तीसरा एक टेम्परेचर है या गर्मी है। ये तीनों मिलते हैं तो अग्नि उत्पादन होती है और जब तक ये तीनों हैं तो वो अग्नि नजर आएगी जो येलो कलर की है, ब्लू में भी हो सकती है। आप उसके बाद कैसे वो स्प्राउट होके पहले स्प्राउट निकलते हैं और स्प्राउट होने के बाद ही ट्री उसमें से निकलता है। ये नेक्स्ट स्टेप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आगे जाते हैं, आप इसके बाद कैसे वो ट्रीज बनना शुरू हो गए थे। ये एक एवोल्यूशन दिखाने के लिए प्लांट किंगडम की परिभाषा क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं। जो ट्रीज में है, अब देखा जाए तो जो स्प्राउटिंग के बाद जो स्टेम निकली है वो पहले एक ही है, फिर दूसरे स्टेप पे वो दो में बदल जाती है और तीसरे स्टेप में तीन में बदल जाती है और चौथे स्टेप में आप उसे पाँच में बदल देते हैं और पाँचवें में आठ में आ जाता है और छठे में 13 बन जाता है और सातवें में 21 बन जाता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1 2 3 5 8 13 21, ये कहीं ना कहीं फाइबोनाची सीक्वेंस जो दुनिया जानती है उसके आधार पे है। ये इंटरनेट की पिक्चर है और मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से दिखाया गया है। हम सब ट्रीज में ऐसा नहीं देखेंगे, मगर ये ही एक मैट पैटर्न है जो दिव्य के साथ जुड़ा हुआ है, जब डिफरेंट क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए हैं कि फाइबोनाची सीक्वेंस की तरफ हम मैथमेटिकल डिज़ाइन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो फाइबोनाची सीक्वेंस है जिसे मैंने कहा है, इसकी शुरुआत 0 से शुरू होती थी, उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 1 है, 2, 3 है, जो चलते-चलते आप कहीं न कहीं 144 तक आ जाते हैं। इसी शक्ल में मैंने ऊपर को दिखाया है कि ये चीज़ें ऐसे उभर के आती हैं। मगर इसी में ही गोल्डन रेशियो की 1.61, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएँगे कि ये फाइबोनाची जो है, एक्चुअली पिंगला रेंज ने 2500 ईयर्स पहले ही दुनिया को दिया हुआ था, एज़ ए मिस्र चिप। और इसकी शुरुआत 0 से शुरू हुई है, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, क्या इसका वर्णन, क्या फाइबोनाची सीख ने जो 1202 में दिया था, क्या इसको भारतीय ब्राह्मणों ने, किसी ने उससे पहले ही दिया गया है। ये वो अयोध्या राम यंत्र है, जो मैं कह रहा हूँ, जो एक अयोध्या की भूमि से निकला था। वो बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के बाद अंदर देखने के लिए कि अंदर से क्या है। ये एक शिला है जो उभर के आई थी। आप इसके बारे में जानने की, ताकि हम मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक कि हम मैथमेटिक्स को नहीं समझते, कंक्लूशन नहीं होगा, हम सृष्टि को कभी नहीं समझ पाएंगे। सृष्टि को समझने के लिए डिवाइन मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। मैन मेड कंसेप्ट से भी नहीं समझ पाएंगे। जो मैन मेड कंसेप्ट जिसे हम आज दुनिया में जानते हैं, सारे गलत हैं, उसमें डिविनिटी नहीं है। हम डिविनिटी को समझने के लिए इस स्टैचू का या इस शक्ल का, इस फॉर्म का समझने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं, ये जो लोटस जैसे जो है कि जन्मभूमि से निकला था, इससे दुनिया के सामने तो एक सवाल उठाया गया था निकलने के बाद कि इसके जो अंदर में है 13 लोटस हैं और बाहर में 29 हैं, ये 360 से कैसे बनाए गए, यही सवाल उठाया गया था। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया था।
मुझे अफ़सोस है कि 360 को 13 और 29 से कैसे बदला जा सकता है, इतना छोटा सवाल भी लोग नहीं दे पाते हैं। क्या हमारी सोचने की क्षमता इतनी कम हो गई है? मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये एक ऐसी शिला है, जिसने मुझे भी एक नए तरीके से देखने को मौका मिला है। अब चलते हैं। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसमें डिवाइन मिस्ट्री है। कुदरत की वो चीज़ है, जो हम सबको जानना है। ये वो चीलन निकली है। अब जो 13 और 29 को इसे आसानी से हम दिखा सकते हैं, उसका सिंपल आंसर शताब्दा ब्राह्मणा है, जो जजनावालके जी ने आज से 5000 साल पहले ही दुनिया को दे दिया था। वो रामायण टाइम के ही थे। मुझे पूरा विश्वास है जी ओरिजिनल उन्हीं ने ही बनाया है, क्योंकि वो ही सृष्टि को जानते थे। वो अपने आप में महान थे। वो ये जानते हैं कि वो कुदरत को जानते हैं, कुदरत के साथ हैं। उनकी गुरु उनकी आत्मा है, ईश्वर हैं, सूर्य भगवान हैं। किसी इंसान को गुरु नहीं मानते थे। तो ये उन्होंने दिखाया है, उसके आधार पे हम कर सकते थे। मगर हम अब इसे डिवाइन मैथमेटिक्स के तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। अब इस सिंबल में शायद जो जिन लोगों ने 13-29 की बात की है, वो भूल गए हैं कि इसके सेंटर में एक ज़ीरो है। आप देख रहे हैं, मैंने वो सेंटर में एक ज़ीरो पॉइंट को नोट करके लिखा हुआ है, इनर वन सर्कल है। उसका मतलब कि आत्मा भी वही है, ज़ीरो भी यही है, सारी शुरुआत ज़ीरो से ही हुई है। इसलिए मैं पिंगला जी के फाइबोनाची सीक्वेंस को, ये जजनावाल जी के शुरुआत में ज़ीरो से ही शुरू हुआ है, वही आत्मा है, यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, इसकी शुरुआत ज़ीरो से है, सेंटर में है, सब उसी से निकल कर आए हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। जब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, जो वन इनर सर्कल है, वो 7 नंबरों में उड़ के आ जाता है। तो ये जजनावाल के जी हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सिंबल ऑर्डिनरी नहीं है, डिवाइन मैथमेटिक्स है कि कुदरत एक से शायद शुरू होती है। जो चीज़ वो दूसरा नंबर जो सबसे ज़्यादा उभर के आता है, वो 7 है। इसका मतलब भूमि भी 7 हिस्सों में है, अंतरिक्ष भी 7 हिस्सों में है, और 7 हेवन्स हैं, दिन के 7 दिन हैं, कलर के 7 दिन हैं, हर जगह 7-7 चलते हैं। सूर्य भगवान के आगे भी 7 घोड़े हैं, और सूर्य भगवान ही सबके सबके हैं। उनके साथ घोड़ों का मतलब कि 7 इंद्रियां हैं, 7 चीजें हैं। इसका मतलब जो एक देव है, वो 7 हिस्सों में बदल जाता है, जो सृष्टि के अंदरूनी हिस्सों में है। ये ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता, मुझे लगता है इस सिंबल को बहुत बढ़िया बना देता है। आप अब के आगे चलते हैं। अब उसके आगे जो आप देख रहे हैं, जो 13 है, वो 13 नहीं है, वो 5 और 8 है। देख लीजिए, 5 और 8 का जो नंबर है, वो दिव्यांक रेशो ही है। वही फाइबोनाची सीक्वेंस में आप देख रहे हैं, वही पिंगला की सिचुएशन में देख रहे हैं, वही पतंजलि जी के भाषा में भी देख सकते हैं, और यजनावाल जी की भाषा में भी देख सकते हैं, और भारत की परंपरा में भी देख सकते हैं कि यही है। आप जो 5 और 8 का वर्णन फाइबोनाची ने 1202 में नहीं किया है, उससे पहले पिंगला जी ने 2500 में कर दिया, और जजनावालके जी ने उन्हें 5000 पहले ही दिखा दिया था इस पिक्चर के माध्यम से। मगर इस पिक्चर को किसी ने समझा नहीं, शायद वो मैथमेटिक्स में देखा नहीं गया था। अब आगे चलते हैं। आप आगे जो 29 है, 29 है, वो 29 नहीं है, उसको 4 हिस्सों में बदला गया है। सो सबसे अंदर जो पहला ऊपर लिखा हुआ है, वो 3 है, उसके बाद 5 हैं, उसके बाद 8 हैं, उसके बाद 13 हैं। आप इसमें भी एक सीक्वेंस देखेंगे, जैसे 5 और 8 का एक सीक्वेंस है, इसमें 3 और 5 8 हो जाते हैं, 5 और 8 13 हो जाते हैं, और बाकी 29 बन जाते हैं। ये जो ज्ञान है, ये सृष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके आधार पे एक और चीज़ जो रचनावाल की दिखाने की कोशिश की है, कि इसमें जो सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ है, वो ज़ीरो से शुरू हुआ है, चलते चलते अब 29 में हम चंद्र भगवान को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, जो शुरू सूर्य से है, सेंटर में एक से है। अब उसमें से ही भूमि निकली है, जो 7 में है, और उसी में से चंद्र निकला है। तो इसमें आप सूरज को भी देख रहे हैं, भूमि को भी देख रहे हैं, और चंद्र को भी देख रहे हैं। ये तीनों चीजें हमारे लिए अनिवार्य हैं। क्या आपने कभी सोचा था इस पिक्चर में
एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन, एक सिंबल में इतना ज्ञान छुपा हुआ था। और आज मुझे खुशी है कि ये बनाते-बनाते मुझे ये लगा कि मुझे ये दिखाना चाहिए। जो सेंटर है वो एक सूर्य भगवान है, जो 7 हैं भूमि के 7 हिस्से हैं, जो 29 है वो चंद्र के 29 का साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ल्यूनर का है 29 डेज का है, भूमि का 7 का है, सूरज का 1 है। बस यही जीवन का सत्य है, उसी में सारी चीजें उभर के आ जाएंगी। इस किस्म का ज्ञान अगर एक सिंबल हमें दे सकता है तो आगे हम सिंबल के माध्यम से ही दुनिया को देख सकते हैं। शायद इसके माध्यम से ही मैं दिव्यों को समझ पाया हूँ, इसके माध्यम से ही मैं अपने सारे जो सिंबल मैंने बनाए हैं उसी के आधार पे हैं। अब चल जाते हैं हम फोटोसिंथेसिस की तरफ आ जाते हैं कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट जो बना है वो प्लांट के सेंटर में है। इसी में जो हिस्से हैं मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये ग्रीन कलर का है, इसमें ही परिवर्तन करने की जरूरत आती है। और मैं जानता हूं कि ग्रीन कलर बीज का रंग है, इसी में ही कुदरत के दोनों तरफ से है। एक तरफ लाल भी हो सकता है, दूसरी तरफ ब्लू भी हो सकता है। अगर इंफ्रारेड में भी ऑक्सीजन बनती है, अल्ट्रा वायलेट में भी ऑक्सीजन बनती है, मगर ये सब ग्रीन कलर के बीच में होते हैं। ये भी मैं दिखा चाहता हूँ, मैं इसलिए मेरे वीडियो में वो चीज़ें नजर आने वाली हैं जिसमें अखंडता ही अखंडता ही अखंडता है। अब आगे चलते हैं फोटोसिंथेसिस में। इस पिक्चर के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो वाटर ऊपर से नीचे आया है वो सूरज की रोशनी में लाइट रिएक्शन के माध्यम से ऑक्सीजन बदल गया है। वाटर ऑक्सीजन में बदलता है सूर्य रोशनी के कारण। सीधा वाटर ऑक्सीजन में सूर्य रोशनी के फोटोसिंथेसिस है, यही प्लांट का काम है। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैल्विन साइकिल के माध्यम से शुगर में बदल जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जो ग्लूकोज में बदल जाता है। लेट बी वेरी क्लियर, सो ग्लूकोज है। जो वाटर है वो ऑक्सीजन में बदल गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज में बदल गया है। यही चीज सूर्य भगवान की रोशनी से फोटोसिंथेसिस में प्लांट किंगडम में आप देखते हैं। क्या खूबसूरत ज्ञान है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता तक समझ सकते हैं। अब आज चलते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट जो हैं आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कार्बोहाइड्रेट का मतलब इस हाइड्रेटेड कार्बन है। और इससे 3 बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन, ये तीनों एटम मिलकर ही एक लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज है। और इसमें CH2O का कॉम्बिनेशन है। बस ये जीवन का सत्य है। इसे ही हम हाइड्रोजन हाइड्रेट और कार्बन की कह सकते हैं कार्बन। मगर जो चीज़ है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो H2O की माध्यम में ही है, उसमें वाटर में कोई परिवर्तन नहीं है, कार्बन के साथ है। तो इसमें एक चीज जो उभर के आती है कि पानी का रोल सृष्टि में बहुत जरूरी है, जो ऊपर से आया है। अब मैं इसे ही अमृत कहता हूँ, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा में हो या असेंट डिसेंट ऑफ आकाश गंगा की तरफ से है, वो अमृत है। उसके बिना ही हम नहीं जी सकते हैं। बायोलॉजी के लाइफ के लिए पानी का होना जरूरी है। मैं यही समझाने की कोशिश, अगर अमृत का जिक्र किया गया है, बताया गया है, इसका मतलब वो पानी की ही परिभाषा है और कुछ नहीं है। जिसमें भी आप हाइड्रेशन ही देख रहे हैं। और डिहाइड्रेशन में मुक्ति हो जाती है और रिहाइड्रेशन में युक्ति हो जाती है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें 3 किस्म के कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। पहले हम मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड की बात करते हैं। और इसमें मैं जैसे कहता हूँ कि जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं, जो पहले मोनोसैकेराइड वो भी 3 किस्म के ही हैं। अब ये भी दिखाने की कोशिश है सृष्टि के निर्माण के कारण एक 3 में बदल जाता है। तो जो है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। ये आप तीनों ऊपर फार्मूला देख सकते हैं। और जब डाइसैकेराइड आ जाती हैं उसमें 2 कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, तो 2 सैकेराइड्स हैं, वो एक है, ये 2 है। मगर 2 में जो पहला दिखाया है वो भी 3 ही हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है। एक तो पहला ये
माल्टोज है जिसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज ही जुड़ा हुआ है। आप ऊपर दोनों देख सकते हैं, वही है। और जहाँ तक कि सुक्रोज की बात आती है, वो ग्लूकोज प्लस नाइट्रो फ्रक्टोज है। आप ग्लूकोज या गैलेक्टोज हेक्सागोनल है, फ्रक्टोज पेंटागोनल है, तो बीच में सुक्रोज आ जाता है। जब लैक्टोज की बात आती है, उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही हैं। तो ग्लूकोज तीनों में कॉमन है, क्योंकि ये अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। मगर फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बीच में अपना एक अलग शेक देती हैं, जिसका भी आधार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शायद इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर माँ का दूध इम्पोर्टेंट है, वो लैक्टोज है। जो दूसरा है, वो कामधेनु का दूध जिसमें लैक्टोज है, शायद इम्पोर्टेंस दी गई है कि ये दूसरा है बच्चों को पीने के लिए। तो हम दूध का, कामधेनु दूध का, नेटिव इंडियन काऊ का A2 जो मिल्क है, वो सबसे अच्छा है। मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं कि ग्लूकोज की तरफ। जो पहला कार्बोहाइड्रेट, वो ऑल्डोज हम कह सकते हैं, जिसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। और उसकी जो शक्ल आप बीच में देख रहे हैं, वो हेक्सागोनल है, 6 साइड्स हैं। अब जब 6 साइड की याद आती है, तो मुझे अगस्टस केकुलर की याद आती है कि उन्होंने बेंजीन रिंग को बनाया था और उन्होंने देखा था कि सांप अपनी ही चूंट को ले रहे हैं। तो उसके आधार पे उन्होंने जो बेंजीन रिंग बनाया, उसने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही बदल दिया है। उन्होंने सपने में देखा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो सपना उन्होंने, उनकी आत्मा ने उनको दिया था, कि उसने पूरी केमिस्ट्री को ही बदल दिया था। अब इसके आधार पे आप देखिए तो ये चीज़ है। अब इसमें जो सेंटर का हेक्सागोनल पिक्चर, इसमें CH2OH आप ऊपर देख रहे हैं, वो कार्बोनिल ग्रुप है। जो ग्लूकोज में एक ही कार्बोनिल ग्रुप है, CH2OH, जो ऊपर देख रहे हैं, या डी ग्लूकोज में नीचे देख रहे हैं, एल्कोज में नीचे देख रहे हैं। मगर दोनों का थोड़ा सा अंतर, जो OH की दिशा है, वो थोड़ी बदली हुई है, मगर दोनों भी है, फार्मूला वही है। यही जीवन का सत्य है। अब आते हैं फ्रक्टोज की तरफ, तो पेंटागोनल शेप आ जाती है, मगर फार्मूला कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 के ही है। मगर इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है, वो दोनों अंत पे हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है। आप देख लीजिए, दोनों एंगल में आप देखें, एक लेफ्ट में भी आप HOCH2 है और राइट में भी CH2OH है, मगर फार्मूला वही है। वही कार्बोनिल ग्रुप आप दो में देख रहे हैं, दोनों बाहर की तरफ है, ऊपर है और नीचे है। मगर वो फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में एक तरफ है, फ्रक्टोज में दो तरफ है। और मेरा मानना है कि फ्रक्टोज को हमें ग्लूकोज के तरीके से बदलकर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ज़्यादातर हम फ्रक्टोज लेंगे, तो ग्लूकोज में, लिवर में ग्लूकोज में बदल जाता है, फिर उसको ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक पॉइंट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री को हमें उस तरीके से देख रहे हैं जैसे कुदरत ने बनाया है। मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो दिखाने की कोशिश, जो मेरी आत्मा मुझे दिखा रही है कि तुम बेटा देखो, ऐसे ही मैंने बनाया है। जैसे जिस सृष्टि ने बनाया है, वो पूरे सीक्रेट्स मेरे सामने पेश करने की कोशिश करें, फिर उसको समझकर मुझे दुनिया के सामने पेश करना है। यही अंतर आप मेरी चीज़ों में देखेंगे कि जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, उसमें और भी क्लैरिटी आती है, क्योंकि मुझे भी सीखने का मौका मिल रहा है। और इसलिए मैं अपनी गुरु श्री अंतरात्मा को ही मानता हूँ, सूर्य भगवान को ही मानता हूँ, अदिति को ही मानता हूँ। इन सब ने ही मुझे दिया है। मैंने किसी दूसरे बाहर से नहीं सीखा है, क्योंकि बाकी सब गलत मुझे नजर आता था, क्योंकि मेरी आत्मा कहती है गलत है। मगर सत्य क्या, फिर देखने के बाद मैं इसलिए शायद बचपन से लेकर 70 साल से वो दिव्यांग तक पहुंच पाया है, क्योंकि मेरी सोच कुदरत के साथ जुड़ी हुई है। अब आते हैं गैलेक्टोज की तरफ। इसमें भी वही फार्मूला है, वही एक्सोगोनल है, मगर इसमें भी गैलेक्टोज लैक्टोज में आप देखेंगे कि कार्बोनिल नीचे दिखाया गया है ग्लूकोज की तरह, और जिसमें भी हेक्सागोनल में ऊपर है, तो कोई फर्क नहीं है। मगर थोड़ा सा प्लेसमेंट HOH की थोड़ी सी अंतर है इसमें और ग्लूकोज में। मैं वो भी आगे आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं कि दोनों में समानता और संतक है। पिक्चर आप दोनों देख रहे हैं, वो दोनों एक जैसे हैं, मगर जो अंतर है वो साइड चेन में, ऊपर ग्लूकोज में H, नीचे OH दोनों में है, मगर गैलेक्टोज में
ऊपर OH है और नीचे H है, यही एक अंतर है। इसे प्लेसमेंट ऑफ HOH, वो भी वाटर ही है, वो बदल जाता है, पानी ऊपर नीचे हो गया है, वही एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब आ जाते हैं कि डाइसाइक्राइड की तरफ। जो पहले डाइसाइक्राइड उभर के आता है वो माल्टोज है। अब माल्टोज की खूबी क्या है? उसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही है। आप इस फार्मूला को देखिए, अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों एसएच हैं तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 24 और ऑक्सीजन 12 होने चाहिए। मगर जब देखते हैं कि फार्मूला है तो कार्बन तो 12 हैं ही, 6 + 6 हैं, मगर हाइड्रोजन 24 के बदले 22 हैं और ऑक्सीजन 12 के बदले 11 हैं। तो इसमें क्या नजर आता है कि H2O1 हैज बीन रिमूव्ड। दैट मीन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को इकट्ठा करने के लिए उसमें से पानी निकाला गया है, डिहाइड्रेशन। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उनमें इंटरेस्ट आएगा कुदरत ने कैसे अनफोल्ड किया है। वो गोटा मारने से कुछ नहीं है, जैसे कुदरत ने बनाया है ऐसे दिखाएंगे तो आप आसानी से आगे चल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज प्रोड्यूस इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सेपरेटली हम उनको सेल रेस्पिरेशन के माध्यम से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन या फ्रक्टोज प्लस ऑक्सीजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पैदा होती है सेपरेटली, तो एक बराबर ही होगी। ग्लूकोज में भी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्रक्टोज में उतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के माध्यम से मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सोचिए, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल है, फ्रक्टोज प्लस ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक जैसे ही हैं, इसे ध्यान में रखिए। अब आगे चलते हैं कि हम सुक्रोज की तरफ जाते हैं तो वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है। जहां पे भी अगर देखा जाए, जो कार्बन 12, हाइड्रोजन 24, O12 होना चाहिए, वो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है और इसमें भी पानी को ही निकाला गया है। जब हम सुक्रोज को ऑक्सीजन के माध्यम से डालने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं बनिस्बत माल्टोज के। माल्टो में ग्लूकोज ग्लूकोज पर ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, बस सुक्रोज की मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा हो जाती है। आप सोचेंगे वो कैसे है? वो साफ है, क्योंकि फ्रक्टोज में आप CH2 कार्बोनिल ग्रुप दोनों तरफ देख सकते हैं। आप इसमें भी आप वो देख रहे हैं जिसमें जो पेंटागन है, वो बीच में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा से CH2H कार्बोनिल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये साइंस की बात है, मैं अपनी तरफ मैं समझता हूँ कि जरूरी है, क्योंकि इसमें क्यों फार्मूला जो कार्बोनिल का पेंटागन में दोनों तरफ है, मैं वही दिखाने की कोशिश। पेंटोस सुक्रोज में पेंटोज के कारण दो बगा हैं, मगर माल्टोज में ग्लूकोज के कारण एक और एक है, और जहां पे वो तीन बन जाता है। ग्लूकोज में एक है और फ्रक्टोज में दो हैं, तो तीन जब मिलके होते हैं तो उनकी भाषा बढ़ जाती है। अब फ्रक्टोज और ग्लूकोज में सेपरेट में नहीं देखते हैं, मगर जहां पे नजर, क्योंकि वो मिलन बदल गया है, इसलिए कंपैरिजन में जहाँ पे माल्टो से ज़्यादा आप सुक्रोज में कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं। ये भी साइंस का मैं वो साइंस के वो विषय को दिखाने की चाह जिसमें हमारी सोच अखंडता की तरफ जाएगी। अब आते हैं कि लैक्टोज की तरफ। इसमें भी ग्लूकोज प्लस लैक्टोज है, इसमें भी ऑक्सीजन कम है, मगर दोनों ही हेक्सागोनल शेप है, तो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड वैसा जैसी होनी चाहिए जैसे माल्टोज की है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब आ जाते हैं कि मैं पॉलीसैकेराइड में स्टार्च को दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो इंसान के लिए, मैं जब उन शुगर्स की बात कर रहा हूँ जो इंसान के लिए अनिवार्य है, तो स्टार्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्टार्च को रेगुलरली लेते हैं, खास करके हम बॉयल्ड राइस का इस्तेमाल करते हैं। अब जो पॉलीसैकेराइड है, इसमें कोवैलेंट ग्लाइकोसाइड है जो इन बिटवीन है, जो इसमें जो है वो भी ऑलमोस्ट वही है जो हम माल्टोस
या ग्लैक्टोज या लैक्टोज या सुक्रोज में देखते हैं। आप इसे वही चीज़ मैं समझाने के लिए इसमें दिखा रहा हूँ कि जब स्टार्च की बात आती है, वहाँ पे भी नीचे पानी को निकाला गया है। ये वही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश ताकि आप देख सकें कि इसमें से एच को निकला हुआ है। बस अब आ जाते हैं कि मैं हनी की बात करना चाहता हूँ कि हनी एक ऐसा पदार्थ है जिसे छोटी मात्रा में 1 चम्मच आप रोज इस्तेमाल कीजिए, आपको बेनिफिट रहेगा। वो क्यों बेनिफिट रहेगा, मैं वही समझाएं। अगर हम माल्टोज की बात करते हैं, वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 50-50% है। वो डायबिटीज की तरफ आपको ले जा सकता है अगर आप जरूरत से ज़्यादा खाएंगे। तो माल्टोज के बदले सुक्रोज ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें 50% ग्लूकोज है, 50% फ्रक्टोज है। तो वो माल्टोज से बेटर है, सेफ, क्योंकि फ्रक्टोज को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता है, उसको बदलने के लिए टाइम लगेगा, तो स्लो ग्रेजुएशन अब्जॉर्प्शन ग्लूकोज की हो जाती है। मगर जब हम हनी की बात आती है, तो ये सुक्रोज से भी बेटर है, माल्टो से भी बेटर है, गैलेक्टोज से भी बेटर है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रेशो 50-50 जैसी नहीं है। आप जहाँ पे आप देखेंगे तो हनी में 40% फ्रक्टोज है और ग्लूकोज 30% ही है। तो ग्लूकोज की रेशो और भी कम है, फ्रक्टोज की ज़्यादा है। इसका मतलब इसको डाइजेशन करने में ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगने से आपको डायबिटीज़ की तरफ जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसके बावजूद भी इसके बहुत सी 10 बेनिफिट्स हैं, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप आयुर्वेद के माध्यम से हनी का डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 1 चम्मच का इस्तेमाल रोज कर देंगे। मैं ये कह सकता हूँ, इसे एक औषधि की तरह इस्तेमाल किया गया है, कहा गया है। अब उन बेनिफिट की बात करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ उभर के आती है, जैसे मैंने समझाया, कि ब्लड शुगर रेगुलेशन हो जाती है, क्योंकि फ्रक्टोज ज़्यादा होने के कारण उसको ग्लूकोज में बदलने में ज़्यादा समय लगता है। इससे स्लो ग्रेजुएशन है, जिसके कारण ब्लड शुगर सडनली नहीं बढ़ेगी। अगर आप माल्टोज लेंगे, शुगर आसानी से बढ़ जाएगी। सुक्रोज कम लेंगे, मगर हनी को लेंगे और भी कम होगा, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज ज़्यादा है और ग्लूकोज कम। आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। मगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो दिव्यांग के आधार पे आपको खाना लेना पड़ेगा जो सात्विक है, जिसमें आप हमेशा संतुलन के साथ रहेंगे। तो ये पहला। दूसरा, इसमें प्रोबायोटिक है, जो ज़िंदगी के लिए अच्छी चीज़ है, और इसमें स्किन भी अच्छी हो जाती है। चौथा, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपको बीमारियों से बचा के रखेंगे। इसमें खांसी भी ठीक हो जाती है। तो इसमें आयुर्वेद के तरीके से जितने भी खांसी के पदार्थ हैं, उसमें ये इस्तेमाल किया जा सकता है। आप घी दही में भी डाल सकते हैं, खांसी के पदार्थों में डाल सकते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। जो छठा है, अगर आपको अल्सर्स हैं, अगर ये स्लोली लेंगे, तो अल्सर भी खुद ब खुद हील होते चले जाएंगे। इसमें आपकी मेमोरी भी बूस्ट होती है। आप ये सोचेंगे, इसमें मेमोरी कैसे बूस्ट होती है? आप दुनिया कुछ भी कहे, मैं इतना ही जानता हूँ कि ब्रेन ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, मगर ब्रेन में फ्रक्टोज इस्तेमाल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। शायद इस पर किसी ने रिसर्च नहीं की है, मगर इसके माध्यम से देखा गया कि मेमोरी इंप्रूव हो गया। इसका मतलब ब्रेन फंक्शंस बेटर हैं। मैं वो इसलिए हो सकती, उसमें फ्रक्टोज ज़्यादा होने के कारण, शुद्धता के कारण, वो काम स्लोली अच्छा होता है। आठवां, इसमें एलर्जीज में भी कम हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, और हीलिंग भी हो जाती है। आप देखिए, आपको बीमारियों से बचाने के लिए या रिवर्स एजिंग के लिए इसका रोल कितना अनिवार्य है। मगर आप इसे जीवन का हिस्सा, मगर परफेक्ट क्वालिटी का लीजिएगा। ये मिलन वाला जो गलत है, वो नहीं, जो अशुद्ध, जो बीज ने बनाया है, जिसमें आप वो पदार्थ छोटे छोटे देख सकते हैं, वो पॉलन्स हैं, पॉलीग्रेन्स हैं, सब कुछ हैं, वो वाला लेने की इस्तेमाल। मैं किसी कंपनी का कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे आधार से वही चीज़ है। अब आ जाते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेज में
डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाएंगे तो 3 किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम हैं। एक कार्निवोर है, जो कुत्ते बिल्लियों की तरह या शेर की तरह जो मीट खाते हैं, वो इंसान मानव का खाना पीना नहीं है। जो हर्बीवोर्स हैं, जैसे काउस हैं, कैमल्स हैं, चार वाले हैं, जो हर्ब्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, वो भी हमारी तरह नहीं है। मगर इन दोनों के बीच में हमारा जो सिस्टम है वो फ्रूगीवोर है, जो हम बर्ड्स की तरह हैं। जैसे बर्ड्स में उड़ने की क्षमता है, वैसे ही मानव में भी सोचने की क्षमता आपको कुदरत के साथ दी जाती है। तो हमें वही लेना चाहिए जो बर्ड्स लेते हैं। उसमें क्या है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं और ग्रेन्स वगैरह हैं, यही खाना होना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूँगा कि हम स्लाइवा इनमें अल्फ़ा माइलेज की डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद का कहना है कि जब खाना खाते वक्त मुंह में ही पूरा का पूरा खाने पानी की तरह बन जाए और सलाइवा के थ्रू से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाए, खास करके माल्टोज की, ताकि आपको खाने से पहले ही ब्लड में एनफ ग्लूकोज मिल जाएगा। वो ज़रूरी है। बट इसके आधार पे यही कहूँगी, हम फ्रूगीवोरस हैं, हमारा काम कम होना चाहिए, मोर ऑफ फ्रक्टिवोरस होना चाहिए, जो ही मैं हनी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें अगर सुक्रोज ज़्यादा है या हनी ज़्यादा है, जिसकी मात्रा अपनी तरफ ले जाएगा, तो हमको वो जा जा परिंदों की तरह ले जाएगा। आप डाइजेस्टिव, मैंने यही कहा कि ये स्लाइवरी ग्लैंड्स आपको वही दिखा देते हैं। और नीचे मैंने अमेजिंग डिज़ाइन दिखा है कि अगर आप खाने को अच्छे तरीके से चबा के खाएंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दिखा चुका हूँ, बाकी फ्री टाइम पे आप इस द्वारा देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि 10th स्टेज ग्लूकोज में, जब आप ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात कर रहा हूँ, तो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है जो सेल में हो रहा है, उसमें देखिए कि ग्लूकोज से शुरू होती है, वो प्रोसेस ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। मगर थर्ड स्टेज में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में आ जाता है, चौथे में भी फ्रक्टोज है, फिर जाके ट्रायोज में बदल जाता है जो 3 कार्बन है। आप देख लीजिए यहाँ पे भी फ्रक्टोज 6 बन जाता है, जिस ग्लूकोज को भी थर्ड और फोर्थ में ग्लूकोज की तरफ या फ्रक्टोज की तरफ चला जाता है, उसके बाद ट्रायोज की तरफ जाता है, फिर जाके आप पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड की तरफ जाते हैं। ये 10 स्टेजेस भी ज़रूरी हैं। और वही लिवर में कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड ग्लूकोज में दोबारा बदल जाता है, वो राइट साइड में देख रहे हैं। ये चीज़ अगर समझ आ जाएगी कि जहाँ 10 स्टेजेस ऑफ ग्लूकोज हैं, यही आपको आगे शुद्धता की तरफ ले जाएगा। आप संतुलन रहेंगे। जैसे उम्र बढ़ेगी, आपकी एजिंग नहीं होगी, आप रिवर्स कर सकते हैं। मैं 73 का हूँ, मेरे सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर जो मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, दिन ब दिन उन्नति हो रही है। और आज मैं 21 साल का वो हूँ जो शायद मैं 21 साल में भी कभी नहीं था। ये सिर्फ आयुर्वेद, देवयंक और इसके बनने के बाद 60% के पास ही कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया है, और बाकी प्रोटीन 25% है, और फैटी एसिड 13-14% है। यही दिव्यांग का आधार है, इसके कारण मैं कर पाया हूँ। अब आ जाते हैं कि ग्लूकोज साइकिल में अगर देखा जाए तो 111 मिलीग्राम ही करेक्ट है, मगर 80 और 140 के बीच में भी आप ठीक हैं। 68 और 180 के बीच में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी आपका जो शुगर है वो यूरिन में नहीं आएगा। बस यही है। अब आ जाते हैं कि हमने अब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और स्टार्च के बारे में देख लिया है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। उसकी समझने के बाद अब हम आ जाएंगे समरी की तरफ। दिव्यांक जो सूत्र मैंने बनाना शुरू कर दिया है, अब दिव्यांक का सूत्र कैसे बना है आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अंत में जैसे ये पोर्शन बढ़ता जाएगा, आप एक ऐसी वीडियो बन जाएगी, ऐसी किताब बन जाएगी, जिसमें सृष्टि के शुरू से लेके अंत तक क्या हुआ है, संतुलन में क्या हुआ है, वही दिखाने की कोशिश। कोर की बात कर रहे हैं, मैं डायनामिक की बात नहीं कर रहा, मैं एब्सोल्यूट विजडम की बात कर रहा हूँ, इम्पेकेबल विजडम की बात कर रहे हैं, डिवाइन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, डिवाइन सिंबल की बात कर रहा हूँ।
अधूरेपन में नहीं, जिसे किसी किस्म की कोई गलती नहीं, जो कुदरत ने बनाया है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं दिव्य सूत्र के नाम से एक नई किताब समझिए या नई परिभाषा समझिए, वो समझाने के लिए अब दोबारा से जो शुरू से है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आ जाते हैं, और ये पिक्चर मेरी इसलिए पा रहा है कि ये अखंड भारत की पिक्चर है, जो चारों तरफ सिंधु से ही जुड़ी हुई है, पानी से ही जुड़ी हुई है। ईस्ट में हिमालयज हैं, जिनसे पहाड़ से मानसरोवर हैं, फिर वो सिंधु वहीं से निकलती है, उत्तर की तरफ जाती है लद्दाख की तरफ, फिर वेस्ट में जाके सप्तऋषि में बदल जाती है। वो पानी सिंधु महासागर में आके हमें सब इस भूमि में सिंधु 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 ही देती हैं। ये जो भाषा मैं कह रहा हूँ वो इस भूमि की है और कहीं से नहीं आई। इसकी शुरुआत अखंड भारत में ही हुई है, जिसे मैं सिंधु राष्ट्र के नाम से भी जानता हूँ। यहीं से स्पिरिचुअल साइंस पढ़ी है, यही का पूरा ज्ञान यहीं से निकला हुआ है। अब आ जाते हैं कि सब शुरुआत, जहाँ तक कि मैं मानता हूँ, अखंड भारत मानता है, सनातन धर्म मानता है कि सारी शुरुआत आत्मा से शुरू हुई थी। आत्मा में वो क्वालिटीज हैं जिसमें पूरी सृष्टि बनी है। हम आत्मा से ही निकले हैं। आप उसको समझने के लिए मैं यही जानता हूं कि इनर डार्क मैटर ही है, चाहे वो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है। जब वो केमिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में संपूर्ण हैं। जब संपूर्णता की बात आती है तो मैं यही कह सकता हूं, अगर जो मीथेन है वो संपूर्ण इसलिए है कि उसमें 10 प्रोटॉन्स हैं नियॉन की तरह। जब वाटर है उसमें 10 प्रोटॉन्स हैं नियॉन की तरह। वो संतुलन बन जाए। ऐसे देखा जाए, अगर हम सोडियम और क्लोराइड को देखते हैं तो सोडियम और क्लोराइड भी आकर अगले आर्गन की तरफ बन जाता है। यही चीज एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और सृष्टि में देखने की समझ आ जाएगी कि संतुलन कहाँ पे है, सचित खंड है। वो आत्मा की तरफ अगर हम केमिकल में भी आतन है तो आपको कहीं ना कहीं हीलियम, नियॉन, आर्गन के पास ही आना पड़ेगा। अब मैं वो विषय दिखाने की जिसमें सारी दुनिया में प्रॉब्लम है, एक दुनिया ने समझा नहीं है। लोगों का कहना है कि आज भी देखिए, लोग कहते हैं कि जीरो की इन्वेंशन आर्यभट्टा जी ने की थी। शायद वेस्ट को जीरो का ज्ञान नहीं था, मैं मानता हूं उनको ज्ञान नहीं था। वो 1 से लेकर 9 तक ही जानते थे। मगर आर्यभट्ट के जीरो के बाद जो उन्होंने भारत से सीखा है, उसके बाद जीरो लगाने के बाद ही न्यूमरल ने अपनी शक्ल दी थी। ये आज का एक सत्य है। जहाँ तक कि वेस्ट मैथमेटिक्स की बात है, जो मैन मेड कंसेप्ट है, उनको जीरो के बारे में ज्ञान नहीं था। ये मानने वाली बात है। मगर जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, अखंड भारत या सिंधु राष्ट्र जानता है कि जीरो ही शून्य था, जीरो ही आत्मा है, यही एक डॉट है जिससे सब कुछ निकल के आया है। तो अखंड भारतीय ब्राह्मणों को जीरो का वर्णन शुरू से ही है। जब से वो आत्मा को जानते हैं, सबसे जीरो को जानते हैं। यही चीज मैं समझाने की कोशिश, हमारे लिए जीरो से ही सारी गणित विद्या शुरू हुई थी। मैं यही समझाने की कोशिश। अब आगे चलते हैं। आप इसे आगे ले जाने के लिए जेनेसिस ऑफ प्राइम्स नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें मैंने ऊपर लिखा है कि जहाँ जीरो से शुरू होता है, उसके बाद 1 2 3 4 तक 12 तक ही मैंने नंबर नोट किए हैं। ये 12 इंपॉर्टेंट नंबर थे। मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 12 की बात कर रहा हूँ। इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको समझने के लिए इस सिंबल को मेरी आत्मा ने मुझे सिखाया था 1997 में ही। आज से 27 साल पहले मेरी कुदरत ने मुझे सिखाया कि इसे समझ लोगे तो कुदरत को समझ पाओगे। अब मैं इसे समझाने की कोशिश करते, इससे मैंने गणित विद्या को कैसे समझा है। मैं गणित विद्या को बचपन से जानता था, मगर उसे मैथमेटिकल डिजाइन में कैसे समझाएं, अब मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आ जाते हैं इनकी विनित पितर। इसमें आप देखेंगे सेंटर में डॉट है, वो जीरो है, वो शून्य है, वही आत्मा है। आप इसको, आत्मा जो डॉट है, जिसे एक्सपैंड करें तो सर्कल बन जाता है। आप सर्कल देख रहे हैं, अगर थर्ड डायमेंशन लाएंगे तो वो स्फेरिकल बन जाएगा, वो इसमें नहीं है। मगर जो सर्कल है उसको मैंने 9 हिस्सों में बदला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जीरो है, उसके बाद 9 नंबर हैं, इसमें 10 नंबर उभर के आ जाते हैं। आप देख सकते हैं देयर 9 डॉट्स, यू कैन सी इट।
और बीच में एक डॉट है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे चलते हैं। आप जैसे मैंने पहले ही आपको जेठनालाल जी के पिक्चर का वो शिला की बात दिखाई है, उसमें यही कहा है कि जो सबसे पहला नंबर है, बीच का जीरो है, वही शून्य है, वही आत्मा है, वही सूर्य है, वही शुरुआत है। मगर जो नंबर उसमें से उभर के आए थे वो 7 थे। अब मैं वही 7 चीज़ों को जहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 7 को देखें तो 1 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 नंबर उभर के आते हैं। 1, 4, 2, 8, 5, 7। मैं उन नंबर की बात कर रहा हूँ जो मेरी आत्मा ने मुझे कहा है यही नंबर है, इसके आगे पीछे मत ले जाओ। 6 नंबर तक ही है। फिर 1 को 4, 4 को 2, 2 को 8, 8 को 5, 5 को 7, 7 को 1 के साथ जोड़ के जो मैंने शक्ल बनाई थी, वो तीसरा स्टेप था। अब तीसरे स्टेप में आप देखेंगे नीचे आप पेंटागोनल शेप देख सकते हैं जो फैली है, जो 1, 3 से 5 तक आ गई है। अब ये नंबर वो शक्ल है जो अपने आप में उभर के आती है। जब आगे चलते हैं कि मैं मानता हूं उसमें 3, 6 और 9 नंबर नहीं लगे थे, 6 हैं मगर 3, 6 नहीं है। वो जो ट्रायंगल है जिसे मेल गॉड कहते हैं और हम शक्ता कहते हैं, वही अग्नि है जो हमें आगे ले जाती है। 3, 6 और 9, और इसका आधार जैसे आप 3 और 6 को देखें वो फ्यूल है, और 6 और 9 का देखें तो ऑक्सीजन है, और 3 और 9 का नंबर लेंगे तो वो हीट है। जब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल तीनों मिलके आते हैं तो यही शक्ल बनती है। तो वहाँ पे भी 3 चीज़ें हैं, तीनें हैं, जो शक्ता है वो भी 3 हिस्सों में है। चाहे आप उसे ब्रह्मा कहिए, विष्णु कहिए और शिव कहिए, या किसी सरस्वती कहिए, लक्ष्मी जी कहिए या पार्वती कहिए। मैं ये शक्ता में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को 3 एंगल में कह सकता हूँ। बस यही एक जीवन का सत्य है। अब इसमें जो एनियोग्राम पिक्चर है वो वेस्ट जानता है, उन्होंने इस बात की किया है, मगर इसमें जो 5 था वो अब 7 में बदल गया है। खूबसूरत है, मैथमेटिक्स फैंटास्टिक। मगर जहाँ तक कि भारत की बात है, शक्ति के बिना कुछ होता ही नहीं है। जो शक्ति को नहीं जानता है वो शक्ति के साथ दुनिया को देख ही नहीं सकता है। तो शक्ति को डालना इम्पोर्टेंट है। जो 3, 6 और 9 था, अब उसे हमने उसका रिवर्स में डालकर 10, 11 और 12 बीच में उसके ऑपोजिट लगा दिया है। ये गॉडेस बन जाती है, जिसे मैं कहीं ना कहीं गायत्री के साथ भी जोड़ सकता हूँ। लेट्स पुट इट दैट वे। मगर इस पिक्चर में जो चीज़ उभर के आती है, जो सेंटर में है, वो 10 बन जाते हैं। मगर इसी में मैं गायत्री को भी देखता हूँ, दत्तात्रेय को भी देखता हूँ, समझ पाया हूँ, शायद मैं पहले दिखा चुका हूँ। उसके बाद ही आगे चलते हैं। आप ये पिक्चर में जो 12 है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? दिन में 12 घंटे दिन के होते हैं, 12 रात के होते हैं, 12 राशियां हैं। जो 12 राशियों को जानता है और उसमें 9 राशियां जो हैं, 9 तरीके हैं, वो अगर समझ आए तो आप 108 को आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिए, ये 12 जोडियक इंटू 9 है। जो 9 नवग्रह हैं उसमें मरकरी है, वीनस है, मून है, जुपिटर है, सन है, मार्स है, केतु है, सैटर्न है और राहु है। मगर आप देखेंगे इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो हमारे प्लैनेट के साथ नहीं जुड़े हैं। अगर आप मरकरी को देखें वो बुधा है, वीनस है, शुक्र है, मून है, चंद्र को भी देखते हैं, जुपिटर को भी देखते हैं, सन को भी देखते हैं, मंगल को भी देखते हैं, मार्स को देखते हैं और सैटर्न को भी है। मगर जो राहु एंड केतु है वो अलग से नाम है, जो किसी प्लैनेट के साथ जुड़े नहीं है। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, जब मैंने ये सवाल कुदरत से किया था, जब महात्मा से किया, अंतरात्मा से किया था, उन्होंने कहा था जो वर्णन का राहु का है वो अर्थ है, इसको इक्लिप्स के साथ जोड़ा गया है। जो केतु है वो बॉडी है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में आप देख सकते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े की तरह है, वो बॉडी की तरह अलग अलग है। मगर जो सर है, साथ है, जो एक्लिप्स में साथ कहता है वो अर्थ है। तो आप देख लीजिए कि मैंने राहु को अर्थ में बदल दिया है और केतु को एस्ट्रॉइड बेल्ट से। तो आप ये सूरज, सन, फॉलोड बाय मर्करी, फॉलोड बाय वीनस, फॉलोड बाय अर्थ, फॉलोड बाय मून, उसके बाद मार्स, उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न आ जाता है। तो ये सारे के सारे सूर्य से सैटर्न तक जिनका असर मानव पे हो सकता है वही दिखाने की कोशिश है।
जो मून तो था, अर्थ नहीं था। गैस्ट केतु है मगर एस्ट्रॉयड बेल्ट नहीं है। मगर एस्ट्रॉयड बेल्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये 9 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें नज़र आती हैं। और 12 इंटू 9 जब देखें तो आप कहीं ना कहीं 108 के पास आ जाते हैं। यही खूबी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप डिवाइन मैथमेटिक्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, मगर इसमें 1 3 6 12 24 और 48 96 नज़र आते हैं, उस पर छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी। मेरा मानना है कि निरंकार निर्गुण ब्राह्मण एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि सब कुदरत की फॉर्मलेस शुरू हुई थी। और मेरा मानना है वो जीनॉन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे आज भी हम आसानी से नहीं सकते हैं। ये फॉर्मलेस है। मगर इसमें जीनॉन के 108 हैं, वो दिखाने की कोशिश जो आप पहले की तरह देख सकते हैं। आप जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है वो साकार सरगुण ब्राह्मण है, और वो क्रिप्टॉन के साथ मैंने जोड़ी है, जिसे आप देख सकते हैं। और इसमें आप 101 साफ शब्दों में देखें, 36 प्रोटॉन्स है, 36 इलेक्ट्रॉन है, 36 न्यूट्रॉन्स हैं। वो देख के 101 साफ शब्दों में नजर आ जाती है। जब हम आ जाते हैं कि सूर्य और अर्थ के बीच में भी आप देखेंगे कि 108 सन लग जाते हैं, और सूरज के ऊपर भी 108 भूमि लग जाती है, और सूरज और चंद्र के बीच में 108 चंद्र लग जाते हैं। ये अजूबा नहीं है, ये कुदरत की देन है, दे दिखाने के लिए कि 100 इम्पॉर्टेंट नंबर है। शायद ये सनातन धर्म की शुरू से ही है कि जो माला है वो 108 मनकों के साथ जुड़ी हुई है। अब आते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण है तो वो आदि पराशक्ति से चुना हुआ है। अब जहाँ पे मैंने 2 सिंबल लगाए हैं, एक तो आर्गन का है जिसमें 18 प्रोटॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 वही है। और नीचे मैंने ईथेन की पिक्चर लगाई है, जिसमें भी आप 18 नंबर देख सकते हैं। 2 कार्बन है जिसका 12 हो जाता है, और 6 हाइड्रोजन है। तो वहाँ पे आप ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती महालक्ष्मी को साथ में देख सकते हैं। वो संपूर्ण उसमें देख रहे हैं आप उसे। मैं इस पिक्चर को जिसमें 18 आर्म्स हैं, 8 7 प्लस 9 प्लस 9, वो देख रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जब शक्ति के निर्माण के लिए जो हमारी माता है, देवी शक्ति या डिवाइन मदर है, वो का आदि पराशक्ति, आदि में फर्स्ट डिवाइन मदर। आप उस पिक्चर में देखिए कि आप उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को भी देख सकते हैं। जहाँ पे भी जो एक माता है वो 3 चीज़ों को देती हैं, जिसका मतलब जो सृष्टि के निर्माण के लिए 3 हिस्सों का होना ज़रूरी है। Brahma is the first stage of creation, Vishnu is the 10th stage of development, और शिवा इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैचुरेशन। यही हमारा धर्म समझाता है। इसी ने मुझे मैथमेटिक्स को समझने के लिए आसानी हो गई थी। अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेज में गॉडेस गायत्री की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मीथेन को ऊपर डाला है, नीचे वाटर को डाला है जिसकी पावर 10 है, और बीच में नियॉन को भी डाला है जिसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वही चीज़ आप 5 हेड्स देखते हैं जो पंचभूता हैं, वो 10 आर्म्स वही चीज़ दिखाने की कोशिश करें। स्पाइरल गैलेक्सी में भी आप 10 सन्स को देख सकते हैं, और सोलर सिस्टम में भी 10 ऑर्गेनल्स देख सकते हैं, प्लान हेवनली बॉडीज को देख सकते हैं, और बॉडी में भी वही है। ये ही कुदरत की वो चीज़ें हैं जिसमें सारी चीज़ें संतुलन होकर आ रही हैं। अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग क्रिएशन नियॉन प्लस नियॉन मिलकर नियॉन 22 बना था, जिसमें सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया था। वही रोशनी है, वही सारे धर्म कहते हैं कि रोशनी थी, और उसे मैं कहूँगा नियॉन 22 था। वो समय के साथ 10 भुजाओं में गुजरते हुए, पंचभूतों से निकलते हुए नियॉन 20 और एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल की तरफ आ गया है। अब हिरण्यगर्भ है वो गोल्डन ब्लू है जिसमें डिवाइन मदर शुरू होती है। वो उसमें आकाश भूता कैसे निकल के आता है अब इस पिक्चर में देख रहे हैं। उसमें 10 सीरीज रेवोल्यूशन ऑफ आकाश भूता है, कैसे एसेंशियल एलिमेंट्स बायोलॉजिकल लाइफ के लिए बने थे, वो देखने की कोशिश करेंगे। आप जो पहली चीज उभर के आती है वो पेंटागन है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पेंटागन में 108 इंटू 5 हैं। इसमें अग्नि और भूमि जल सब इकट्ठा है। आप दूसरा जो स्टेज है वो वायु भूता है, वहां पे आप 360 में देख सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेज है। आप अग्निभूता में वो जो जिक्र मैंने पहले कहा था वो समझने की कोशिश करते हैं। आप कई ट्रायंगल है, नीचे फ्यूल है
दूसरी तरफ ऑक्सीजन है और हीट। जब ये तीनों मिलके जुट के आते हैं तभी जाके हम समझ सकते हैं। आप इसको समझने के लिए हम अगर साइंस के एक्सपेरिमेंट में चले जाएंगे, अगर हम पानी में एक कैंडल रखते हैं, उसे जलाते हैं, अग्नि के साथ जलाते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है तो जल रहा है। अगर उसके ऊपर हम एक ग्लास रख लेते हैं और तब तक चलेगा जब तक उसमें ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी वो बंद हो जाए, इसका मतलब अग्नि से शुरू हुआ था, ऑक्सीजन लेकर फ्यूल ने उसको बदला है। मगर जब फ्यूल ही ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है, फ्यूल के होते हुए भी, अग्नि के होते हुए भी वो अग्नि नजर नहीं आती है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थर्ड में वो देख लिया तो उसकी परिभाषा 180 डिग्री से यही है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अग्नि ही वेद वेद में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिना अग्नि के कुछ भी नहीं है। अग्नि को कम कर दिया जाए तो पानी और भूमि बन जाते हैं, अग्नि को बढ़ाया जाए तो वायु और आकाश की तरफ जाता है। तो बीच का जो भी है वो अग्नि ही है, मेरे कहने का तात्पर्य। और जिसम में जब तक अग्नि है आप संतुलन के साथ चलेंगे। अग्नि कम हो गई तो भी बीमार पड़ जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो 37 डिग्री की जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। उसके लिए पानी का योगदान महत्वपूर्ण, वही दिखाने की चीज़ है। जो चौथा हिस्सा है वो पानी का है, जो पांचवा है भूमि का है। और भूमि का सिंबल भी एक स्फेरिकल होना चाहिए था, उसे आप स्क्वायर में बदल दिया गया, स्वास्तिक में बदल दिया गया है। वो क्यों बदला है वो इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप इसके सेंटर में डॉट डाल दिया है, एक स्क्वायर बनाया था। आप स्क्वायर को आप जब डायनामिक करना शुरू कर देंगे, ये 16 तक है, जब 16 32 64 बढ़ता जाएगा उसकी शक्ल स्फेरिकल बन जाती है। यही मैंने समझाने की कोशिश की है। आप देखिए जी, कुदरत से जैसे मुझे सिखाया था कि हमने ऐसे बनाया था, मैं वही समझाने की कोशिश की। अखंड भारत के ब्राह्मणों ने सृष्टि को कैसे देखा था, फिर अच्छे तरीके से सिंबॉलिक तरीके से दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब 5 भूतों की बात है जो शक्ल में है, और हर के एक सूक्ष्म और स्थूल है, तो 10 स्टेजेस की मैं जो बात कर रहा हूँ वही से ही बनकर हम अब भूमि पे आए हुए हैं। अब जो चीज़ मैं मानता हूँ कि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है, जिसे सृष्टि मानती है, वो अद्वितीय है, सन है। इसलिए चाणक्य उपनिषद ये कहते हैं जो कुदरत को इंसान को सीखना है तो सूर्य भगवान से सीखना चाहिए, अद्वितीय से सीखना चाहिए, वही गुरु है। ये नंबर पहला स्टेप है। अब मैं जानता हूँ कि महर्षि महर्षि यज्ञवल्क्य जी सिर्फ सरस्वती को जानते थे, ओम को जानते थे और सूर्य भगवान को जानते थे, वो उन्हीं को गुरु मानते थे और किसी को गुरु। ये दोनों पिक्चर मैंने इंटरनेट से दूसरे लोगों ने जिसके बारे में कहा है तो वो इस्तेमाल कर रहा, मैं आप खुद नहीं बता रहे हूँ, जी सब जानते हैं। ये इतिहास लिखा है कि यज्ञवल्क्य कहते थे उनके गुरु सिर्फ ईश्वर हैं, वो किसी को गुरु मानते ही नहीं थे। आप में वो क्षमता नहीं है। वही चीज़ मैंने जड्डू कृष्णमूर्ति ने कहा कि आपकी आत्मा ही आपकी गुरु है, और मैं समझता हूँ कि मैं भी मानता हूँ मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है। ये ज्ञान मुझे और किसी से नहीं मिला है। शायद यही चीज़ महर्षि यज्ञवल्क्य जी, जड्डू कृष्णमूर्ति और मेरे में तीनों में कॉमन है। अच्छा है। अब अद्वितीय जिसे मैं हाइड्रोजन के साथ जोड़ता हूँ, आप ऊपर देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन, वो अद्वितीय बन जाते हैं। जो अद्वितीय है वो हीलियम 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ये जो है वो अंतरात्मा बन जाती है, वही मेरी आत्मा है, वही मेरी अंतरात्मा है। ये दिखा चुका हूँ। जैसे ये समझ आ जाए कि हमारी अंतरात्मा हीलियम ही है, अदिति ही है, वो अदित्य की माँ भी है, बेटी भी है, जिसका वर्णन वेद में दाक्ष की माँ और बेटी अदिति है। और आय उपनिषद में आदित्य की माँ और बेटी अदिति ही है। मैं वो भी समझा चुका हूँ। जब पूरी समझ आ जाएगी तो आगे समझने में लिए हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। अब ये जो भाषा 22 ईयर्स की है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम सूर्य भगवान हमारे देवता हैं तो मैं जानता हूँ कि मॉडर्न साइंस ने यह कहा है कि जो नॉर्थ पोल है वो 11 साल में साउथ पोल बन जाता है, और साउथ पोल और 11 साल में नॉर्थ पोल बन जाता है। इसका मतलब ये साइकिल जो
सूरज का है वो भी 22 ईयर्स का है। शायद इसलिए दिव्यांग का पहला हिस्सा 22 ही है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक कि हर एंगल एक जैसा नहीं हो जाएगा, हमें वो संपूर्णता, अखंडता नज़र नहीं आएगी। अब जब उपनिषद कहते हैं कि जो सोलर सिस्टम है, ब्रह्मांड है, वो 21 हिस्सों का हिस्सा है। अब आ जाते हैं कि भूमि के भी 7 हिस्से हैं। अताल, वताल, सुताल, तताल, रसताल, महाताल और पताल। आप नीचे 7 हिस्से देख रहे हैं, वो भूमि के 7 हिस्से हैं। आप जब 7 चक्रों की बात आती है, वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनसा, विशुद्धि, अनता, सहस्रार, वो 7 चक्रों की बात है, वो अंतरिक्ष की बात है। जो 7 हेवन्स है, जो आप महागायत्री मंत्री में देखते हैं, जैसे भूर भुवा स्वा महा जना तपा सत्यम जो है, वो 7 व्याति जो है, वो आप महा गायत्री मंत्र में देखते हैं, वो 3 है। आप देखिए भूमि, अंतरिक्ष और देह साथ 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 मिलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सृष्टि को समझ सकते हैं। ये सृष्टि जब सोलर सिस्टम को माप करने का 22 स्टेज, यही उपनिषद कहते हैं। मगर उसके बाद जो आपको न्यू क्रिएशन पे जाना है सच्चिदानंद के पास, आपको 20 स्टेप्स लेना पड़ेगा। यही उपनिषद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आधार पर मैं भूर्भुवः स्वः, उसके बाद तुरिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या ओम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद यही ओम यज्ञवल्क्य की भी जानते थे, और मैं भी जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मांडूक्य उपनिषद में भी भूमि के 7 हिस्से हैं, अंतरिक्ष के 7 हिस्से हैं, और ईश्वर के 7 हिस्से हैं, और उसके बाद तुरिया है। आ 7, यू 7, एम 7, उसके बाद तुरिया। वही मांडूक्य उपनिषद कह रहे हैं, वही उपनिषद कह रहे हैं। यही ज्ञान जो वेद उपनिषद में भारत ने दिया है, उसमें जो मैथमेटिक्स देखने का मुझे मौका मिल रहा है, मैं समझता हूँ उसके लिए ही मैं जिंदगी में पहली बार दुनिया में कोई इंसान डिवाइन मैथमेटिक्स के दिव्य को देख पा रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ वेद उपनिषद की गणित विद्या को ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें ही कंक्लूशन है, दूसरा कुछ नहीं है। यही जो बताने की कोशिश, इसलिए ही दिव्यांग सूत्र अपने आप में एक महान ग्रंथ बन जाएगा, जिसमें हर चीज गणित के माध्यम से, तंत्र यंत्र मंत्र और गणित चारों इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको संपूर्ण समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब सेल में हम देखते हैं कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो सिर्फ 3 हिस्से नजर आते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। जब हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो हम सेल मेम्ब्रेन के 7 हिस्से देखते हैं, साइटोप्लाज्म के 7 हिस्से हैं, न्यूक्लियस में दिखाते हैं जो 21 पार्ट। मगर उसमें एक ऐसा पार्ट है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, वो स्प्लिटिंग टाइम टाइम पे दो सेंट्रियोल में बन जाता है, जिसमें 21 पार्ट 22 में बन जाते हैं। इसमें भी आप वही चीज़ देख रहे हैं। अब आते हैं, ये सब मिलकर जब आ जाता है, तो ये एक मानव बन जाता है जो ब्रह्मांड की तरह है। आप जहाँ तक कि मैंने जो पहली किताब में है, ब्रह्मा जी के 22/21 को मैंने देख लिया था। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि सर के बोन्स हैं, 22 बोन्स हैं, जिसमें 21 जुड़ी हुई हैं, एक नहीं है जो मैंडिबल है, जो एक्सप्रेशन को कुदरत को देने के लिए नजर आती है। और 10 चक्रास हैं। वही 10 चक्र आप सोलर सिस्टम में देख सकते हैं, वही 10 चक्र आप स्पायरल गैलेक्सी में देखते हैं। जहाँ पे वो ये दो चीजें मैं समझ आ गई थी, यही है। अब आगे चलते हैं। यही डिसेंट ऊपर से आया है, उसके ही मैं समझता हूँ कि कुदरत की हर चीज पड़ी है। गायत्री भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। इसी से मिनरल किंगडम बनी है, इसी से प्लांट किंगडम बने हैं, इसी से ही ह्यूमन बन। अब जहाँ तक कि ह्यूमन न्यूरोसाइंस की बात है, न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे जो अंदर है वो रेप्टिलियन ब्रेन है, जो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ आ के साथ साथ जागृत के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा है रेप्टिल मैमिलियन ब्रेन, जो लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ा है और रेप्टिलियन के आगे पीछे है। वो उसमें इमोशन लाने की कोशिश करता है, फ्रेंडली सोशल स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करता है। मगर उसके ऊपर जो ब्रेन है, जो उसके आगे है, वो ह्यूमन ब्रेन है, आर प्रीमेट ब्रेन है, जिसमें सोचने की क्षमता ज़्यादा है। ये तीन चीज़ें तो मॉडर्न साइंस मैथमेटिशियन समझ चुके हैं, न्यूरोसाइंस दिखा चुके हैं। मगर ये लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि जो न्योकार्टस की 3 आउटर लेयर्स हैं, उनकी क्या परिभाषा, क्या ज़रूरत है, क्या फंक्शन है, ये तो न्यूरो साइंटिस्ट को कहीं भी पता भी नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना कि आपने एनाटमी को देखा है, देख रहे हैं, आप बता रहे हैं, मगर उसके फंक्शन है ये नहीं पता है।
तो आपकी फिजियोलॉजी में जो है जितने भी सेंसरी सिग्नल्स हैं फोर्थ लेयर तक चले जाते हैं और मोटर वहीं से शुरू हो जाती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। मगर मैं जानता हूँ कि थॉट लेटर्स जो हैं वो न्यूकार्टेक्स के हमें कुदरत के साथ जोड़ देते हैं। ये शूमैन के रेजोनेंस फील्ड की तरह है। आयनोस्फीयर की तरह इसकी जो परिभाषा है वो 7.83 हर्ट्ज की है। वही डिवाइन डिज़ाइन के साथ हमें मिल जाता है, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया है, जाना है, पहचाना है। मगर मैं यही कहूँगा, मेरी अंतरात्मा ने मुझे उसके दर्शन करवाए हैं। मैंने कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अंतरात्मा की फॉलो, जहाँ जब वो जाती है मैं उनके पीछे चला जाता हूँ। वो मेरी गुरु हैं, उनको ही उनके पीछे ही पड़ता हूँ, किसी चीज़ के पीछे पड़ता है नहीं। दुनिया के किसी भी, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, ये हो, वो हो, मैं किसी को नहीं मानता। मेरी आत्मा ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर उनके ज्ञान के बाद उसको मॉडर्न साइंस में वो देख की कोशिश करता हूँ जो संपूर्ण है। अब इसके कारण शायद मैं दुनिया को पहली बार वो ईईजी दे पाया हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आंखें बंद करके 8.5 हर्ट्ज से थ्रू आउट ब्रेन में निकाल सकता हूँ। ये मैं, कोई भी कर सकता है। मगर जो नीचे का पोर्शन है ओपन आइज के साथ 8 हर्ट्ज थ्रू आउट द ब्रेन, इतिहास में आज तक किसी ने किया है। काफ़ी लोगों ने पूछा है, मैंने 30 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न कोई ये दिखा सके। मुझे अफसोस के साथ कहना है कि कोई भी आत्मा के साथ नहीं जुड़ा है। और जब तक आत्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे, उसके साथ आप पूरा संतुलन नहीं देखेंगे, समझ नहीं आएगी, अखंडता नहीं आएगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं वो हर तरीके से सात्विक हैं और संपूर्ण हैं, अखंड मानव हैं, तो वो कर पाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मगर आपको कहीं ना कहीं सत्यवादी बनना पड़ेगा, अहिंसावादी बनना पड़ेगा, संपूर्ण बनना पड़ेगा और कुदरत की तरह ही रहना पड़ेगा, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सारे के सारे कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ सब समझ जाएं और आगे बढ़ें। अब मानव की संपूर्णता मैंने इसमें लिखी है, अब इसमें जिक्र करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और कौन से फेल है कि हमारी इग्नोरेंस है, हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं, यही एक कारण है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और ये डिवाइन की मैथमेटिक्स में पहले ही समझा चुका हूँ कि 3 कार्बन भी हैं और 3 ये हैं वो अपने आप में दिव्यांग के साथ जुड़े हुए हैं। और जो इनर प्लैनेट में है, जो 4 के 4 टू स्टार्ट विद 97% कार्बन डाइऑक्साइड था, अब भूमि पे ऑक्सीजन 21% होगी, वो दिव्य का हिस्सा है। और नाइट्रोजन 78% है। और नाइट्रोजन जो है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन इकट्ठा होकर नाइट्रोजन में बदल दिया है, ताकि प्लांट किंगडम को आगे कैसे ले जाना है। जो आप कार्बोहाइड्रेट की बात तो हो चुकी है, अब आगे हम प्रोटीन की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। वहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को इकट्ठा किया गया था। ये भी परिभाषा होके आ गई है। अब मैं कार्बोहाइड्रेट की आगे फैटी एसिड की बात करूंगा, उसके बाद ही हम प्रोटीन की तरफ जाएंगे। आप ये सारे का सारा संतुलन मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं जानता हूँ इसके बारे में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो दिव्यांग सूत्र को एक तरीके है, आगे जो आज का हिस्सा है वो अंत में बन जाएगा और लिपिड एसिड्स और फैटी एसिड्स पहले आ जाएंगे। ऐसे ही चलते चलते हम संपूर्णता की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।